हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वंडरफुल चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और वहाँ पे हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ यूज़ किया था। बायोट-सेवर्ट्स लॉ का फार्मूला कुछ इस तरह से था कि यदि एक करंट कैरिंग एलिमेंट है या एक वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो किसी भी डिस्टेंस आर पे इस पॉइंट पे ये रेडियस वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या किए थे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिए थे और इस छोटे से एलिमेंट का नाम था करंट एलिमेंट, एंड करंट एलिमेंट रेडियस वेक्टर के साथ थीटा एंगल पे था, और छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में बताया था। कितना था ये सर? ये था म्यू नॉट बाई 4 पाई और क्या आई इंटू डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। So this was the general formula for a small magnetic field due to small segment of the wire at a distance r at an angle theta with the current element। तो ये जनरल फार्मूला है, और इसके वजह से हमने स्ट्रेट लाइन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, वो भी फार्मूले हमने डिराइव किया था। इफ़ वी हैव अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि कैपिटल आर पे हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ऊपर वाला एंड बीटा एंगल पे था और नीचे वाला एंड अल्फा एंगल पे था, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट हमने वैल्यू निकाला था, और ये वैल्यू टोटल मैग्नेटिक फील्ड था बी, और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई, और इसका फार्मूला आया था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई कैपिटल आर विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होल इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये हमारा जनरल फार्मूला आया था ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसका कुछ स्पेशल केसेस भी लिए थे। स्पेशल केस था ये यदि पी पॉइंट इनफाइनाइट वायर के मिड पॉइंट पे है तो वैल्यू कितना आया था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आया था, और यदि एंड पॉइंट पे है तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। आज हम देखेंगे कि यदि कोई एक करंट कैरिंग लूप है, लूप मतलब मानते हैं एक सर्कल है, तो सर्कल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। यानी ये एक सर्कुलर वायर है और इसमें करंट मान लेते हैं आई फ्लो कर रहा है, आई इज द करंट इन दिस सर्कुलर वायर। तो एक लूप बन गया, और इस लूप के वजह से इस एक्सिस पे यानी इस सर्कल के एक्सिस, ये जो लाइन डॉटेड वाला दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द एक्सियल लाइन फॉर द सर्कल। तो इस रिंग के एक्सिस पे यदि कहीं एक पी पॉइंट है तो इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फार्मूला आज हम फाइंड करेंगे। तो ये हो गया लूप ऑफ वायर बोल सकते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। सीसी बोले तो सर करंट कैरिंग लूप, ओके, या फिर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर भी आप बोल सकते हैं। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसका फार्मूला डिराइव करेंगे, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि कई बार एंट्रेंस में पूछे भी गए हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे कि सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो डायग्राम हम कुछ इस तरह का ले रहे हैं। सपोज दिस इज अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, इस तरह का एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है। दिस इज द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ओके। अच्छा, इसका ये वाला पोर्शन जो डॉटेड दिख रहा है दिस इज इनसाइड द प्लेन। इनसाइड द प्लेन मतलब बोर्ड के अंदर है, और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये बोर्ड के बाहर है। यानी लूप आपको कुछ इस तरह से कंसिडर करना है। लूप ये इस तरह का है, उसमें से ये वाला पोर्शन है जो है ये बोर्ड के बाहर है, इसमें करंट नीचे आ रहा है, और ये जो डॉटेड वाला पोर्शन है दिस इज इनसाइड द प्लेन, ओके। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसा है, यानी ये यहाँ से देखो तो ये लूप इस तरह का है ना सर। तो इसमें करंट जो है दिस सेगमेंट में करंट बाहर आ रहा है। तो इस पॉइंट पे यदि आपसे पूछा जाए करंट का डायरेक्शन क्या है, एट द टॉप पॉइंट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो टॉप पॉइंट पे करंट बाहर आ रहा है, और यहाँ पे करंट किधर जा रहा है, अंदर। लूप को थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 2 सेगमेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। डॉटेड वाला बोर्ड के अंदर है एंड द कंटिन्यूस लाइन इज आउटसाइड द प्लेन। तो ये करंट कुछ इस तरह से आ रहा है यहाँ पे, तो टॉप पॉइंट पे करंट बाहर आ रहा है, इस तरह से लूप है। तो टॉप पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन क्या है, बाहर है एट दिस पॉइंट, ओके। अच्छा, एक्सिस बना लेते हैं। सो दिस इज द एक्सिस। एक्सिस पे कोई एक पॉइंट ले लिया हमने, सपोज दिस इज द पॉइंट। एट दिस पॉइंट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट इनसाइड दिस लूप। ओके, अच्छा यहाँ पे जो रेडियस ऑफ द लूप है उसको भी ले लेते हैं, रेडियस ऑफ द लूप दैट इज द कैपिटल आर। और ये वाला जो डिस्टेंस है पी पॉइंट का डिस्टेंस बोल सकते हो आप, पी पॉइंट का एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस है एक्स, यानी सेंटर से एक्सिस के ऊपर जो पी पॉइंट है दिस डिस्टेंस इज एक्स एंड वी नीड टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। तो उसके लिए बायोट-सेवर्ट्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा। और बायोट ने बताया था क्या कि हम हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट लेते हैं और उसको फिर इंटायर लूप के ऊपर इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ भी हमको एक छोटा सा सेगमेंट कंसिडर करना पड़ेगा वायर का, और उस छोटे से सेगमेंट की वजह से पी पॉइंट पे एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसके फार्मूले को लिख के फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड के लिए छोटा सा सेगमेंट वायर का लेना पड़ेगा, तो वो हम सेगमेंट टॉप पॉइंट पे ले रहे हैं, यानी ये वाला पोर्शन ले रहे हैं। दिस इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द वायर, ये इतना पोर्शन हमने ले लिया और इस स्मॉल सेगमेंट का लेंथ है DL, यानी DL इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप, कंडक्टर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका। अब थोड़ा ध्यान से बताओ ये DL सेगमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो DL का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है। तो लूप कुछ इस तरह का है, दिस इज द लूप, और टॉप पॉइंट पे हमने सेगमेंट लिया तो करंट का डायरेक्शन टेंजेंशियली आउटवर्ड होगा, यानी यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किधर है, बाहर। तो करंट का डायरेक्शन यदि बाहर के तरफ है तो DL वेक्टर भी किधर होंगे, बाहर के तरफ। तो इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से पी पॉइंट पे एक स्मॉल फील्ड होगा और उस फील्ड को DB बोल रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि स्मॉल सेगमेंट से पी पॉइंट का कितना डिस्टेंस है। तो इसको मान लो इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द स्मॉल सेगमेंट विद द पॉइंट P। मान लेते हैं ये पॉइंट P यहाँ पर है। ओके, तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इस डिस्टेंस को मान लो बोल रहे हैं स्मॉल r। ओके, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का आप डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन क्या होगा। तो DL वेक्टर ध्यान से देखो इधर बाहर के तरफ है, फिर से थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, दिस इज द 3D सिचुएशन, लूप कुछ इस तरह का है। ओके, तो DL वेक्टर किधर है, बाहर के तरफ, और DL वेक्टर यदि बाहर है और तुम्हारा रेडियस वेक्टर यहाँ से यानी रेडियस वेक्टर इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज द रेडियस वेक्टर, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दिस इज द थंब, DL वेक्टर थंब रिप्रेजेंट करेगा, और रेडियस के अलोंग आप अपने पूरे फिंगर को इधर रोटेट करोगे तो फील्ड किधर जाएगा, इस रेडियस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर। कहने का मतलब जो स्मॉल फील्ड DB की बात कर रहे हैं हम लोग, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है। और ये रेडियस के साथ कितने एंगल पे होगा, रेडियस वेक्टर के साथ हमेशा फील्ड कितने पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। So this is the small field due to small segment of the wire whose length is how much, DL। अच्छा थोड़ा एंगल कंसिडर करते हैं सर। मान लो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसमें ये वाला जो एंगल है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, ऑब्वियसली दिस एंगल इज 90, सो व्हाट विल बी दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। अब थोड़ा ध्यान से बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, व्हाट विल बी दिस एंगल, तो ऑब्वियसली ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा थीटा, क्योंकि टोटल 180 आना चाहिए, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। तो 90 माइनस थीटा और थीटा ऐड होके 90 और 90 प्लस 90 180। ओके, सो दिस एंगल इज हाउ मच, थीटा। अब थोड़ा यहाँ से मैजिक है, क्या मैजिक है सर, अब DB जो दिख रहा है आपको, DB इज द स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट ऑफ द वायर हुज लेंथ इज DL। तो इसका पहले मैग्नीट्यूड बता दो कितना होगा। मैग्नीट्यूड DB का यदि हम वैल्यू लिखें तो DB की वैल्यू हो जाएगा कितना, DB यानी स्मॉल वैल्यू। जनरल फार्मूला हमारा क्या होता है, यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, और क्या होता है सर, I DL क्रॉस R वेक्टर बाई क्या, R क्यूब, ये होता है। अच्छा A क्रॉस B है, तो A क्रॉस B को आप क्या लिखोगे, AB साइन थीटा, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, DL क्रॉस R को इसको लिखना पड़ेगा DL R साइन थीटा। अब ये जो थीटा है, दिस इज नॉट दिस एंगल थीटा, ये वाला जो एंगल थीटा है ये DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच में एंगल है। अब थोड़ा कॉमन सेंस से बताओ कि अभी जो डायग्राम है इसमें DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, तो DL हमने ऑलरेडी बता दिया करंट के डायरेक्शन में होता है, तो एट द टॉप पॉइंट द करंट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, और रेडियस वेक्टर तुम्हारा इधर है, यानी यदि डायग्राम वाइज देखें तो इस टॉप पॉइंट को मान लो डॉट से लिख रहे हैं, क्यों डॉट से, क्योंकि ये DL वेक्टर का डायरेक्शन है, तो DL इज आउटसाइड द प्लेन एट दिस पॉइंट। ओके, DL वेक्टर यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे तो ये किधर है, डॉट, डॉट मतलब बोर्ड के बाहर है, और रेडियस वेक्टर तुम्हारा बोर्ड के ऊपर है इस तरह से।
तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, DL और R के बीच में एंगल कितना हो गया, तो DL बोर्ड के बाहर और ये बोर्ड के ऊपर, इसका मतलब 90 डिग्री है सर। एक है परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक है ऑन द प्लेन। सो द एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड R वेक्टर दैट इज नथिंग बट 90। तो यहाँ पर जो साइन थीटा होता है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन DL एंड R, तो ये हो जाएगा 90 मीन्स π/2। क्लियर है। तो ये हो गया DV का वैल्यू, और ये वैल्यू कितना आएगा, साइन 90 कितने हो जाएंगे 1, और एक R को कैंसिल कर दो तो फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस विल बी μ0 I, ऊपर क्या बचेगा DL, और साइन 90 तो हो गया 1 बाई क्या 4πr² हो जाएगा, क्योंकि R³ और R कैंसिल हो गया। क्लियर है। सो दिस इज द स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि टोटल वैल्यू के लिए आपको क्या करना चाहिए। आप बोलोगे सर टोटल वैल्यू चाहिए, तो टोटल वैल्यू मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ DV कर देंगे, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन लेना बहुत ही जरूरी है कि हमको किसको इंटीग्रेट करने से टोटल फील्ड मिलने वाला है, DV को इंटीग्रेट करने से या DV के किसी कंपोनेंट को इंटीग्रेट करने से। क्यों डायरेक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि DV वेक्टर इधर है और DV का देखो दो डायरेक्शन होगा, एक होगा इस डायरेक्शन में, ये कितना होगा जल्दी बताओ, दिस विल बी DV cos थीटा। तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएंगे दैट इज DV cos थीटा, एक और डायरेक्शन होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितने होंगे DB sin थीटा। क्लियर है, ऊपर आ जाएगा DB sin थीटा, बट नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यदि ये सेगमेंट तुमने ऊपर लिया तो DB sin थीटा ऊपर आया। अब सिमेट्री के वजह से यदि वही सेगमेंट तुमने नीचे लिया होता तो नीचे के वजह से DB sin थीटा किधर होता, नीचे। जैसे अभी आपने यहाँ पे ये DL वेक्टर है, तो R पॉइंट पे DV वेक्टर किधर है, इधर। बट यही वाला सेगमेंट यदि हमने नीचे लिया होता तो यहाँ पे किधर होता, क्रॉस होता अंदर की तरफ, यहाँ पे करंट अंदर जा रहे हैं, तो इसके वजह से सेम R पॉइंट पे फिर मैग्नेटिक फील्ड किधर होता, इधर। तो ये हो जाता DV। अब देखो तो दोनों का, इसका DB cos थीटा तो इधर आ जाएगा, ओके, इसका भी इधर आ जाएगा, बट DV sin थीटा क्या हो जाएंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा सर, वर्टिकल कंपोनेंट। इसका मतलब जो टोटल फील्ड है, द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड व्हाट इज दैट इज DB cos थीटा। क्योंकि वर्टिकल क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द लूप, जितना हमने ऊपर लिया वही सेगमेंट यदि नीचे लिया होता तो DB sin थीटा नीचे भी आता और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमको टोटल फील्ड यदि चाहिए तो केवल और केवल इंटीग्रेट करना है किसको, DB cos थीटा को, ना कि DV को। यानी DV को हम इंटीग्रेट करके नेट वैल्यू नहीं बोल सकते, क्योंकि नेट फील्ड किधर है, नेट फील्ड है x डायरेक्शन में, एंड व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ DV इन द x डायरेक्शन, दैट इज DB cos थीटा। तो टोटल फील्ड यदि आपको चाहिए तो ये नहीं लिख के क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा नेट फील्ड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसका, DB cos थीटा का। क्यों ऐसा हुआ सर, क्योंकि DV sin थीटा कंपोनेंट जो है ड्यू टू सिमेट्री दैट विल कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्यू टू सिमेट्री द वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज DV sin थीटा विल कैंसिल आउट ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री कहने का मतलब जब हम ये छोटा सा पोर्शन ऊपर ले रहे हैं तो DV sin थीटा ऊपर आ रहा है, और इसी को हमने यदि नीचे लिया होता तो DV sin थीटा किधर होता, नीचे, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म डाइजेस्ट होना चाहिए, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द इंटीग्रेशन। तो हमको टोटल फील्ड चाहिए तो जस्ट क्या करना है सर, इंटीग्रेट कर देना है किसको, नेट वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। तो इस तरह से लिख रहे हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। बोलो कितना हो जाएगा सर, तो अभी आपने लिखा था B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, DB cos थीटा। अब जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, DV की वैल्यू तो आपको पता है सर, यहाँ पे जाके पुट कर दो। तो इंटीग्रेशन DV की वैल्यू कितना है, μ0 I बाय 4πr², ओके, इंटू क्या सर, DL। ये हो गया किसका वैल्यू, DV का। cos थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल में से cos थीटा की वैल्यू बताओ। ट्रायंगल दिख रहा है ना सर, दिस इज द ट्रायंगल, ये एंगल को आपने लिया है कितना, थीटा, एंड दिस डिस्टेंस इज R, दिस इज x, और इसको आप लिख रहे हो R। तो इस ट्रायंगल में से ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, cos थीटा क्या लिखते हो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो जाएगा, R बाई स्मॉल r, तो R बाई R हो जाएंगे। तो cos थीटा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस cos थीटा की जगह आपको क्या लिखना है, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कैपिटल R बाई स्मॉल r। ये क्लियर हुआ कि नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर दो। तो क्या क्या कांस्टेंट है सर,
म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, ऊपर और क्या है, आर कांस्टेंट है, बाय 4 पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर और आर कितने हो जाएंगे सर, आर क्यूब, ये भी कांस्टेंट। ओके, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन डीएल। अब सोच रहे होगी कि आर कैसे कांस्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये लूप है, इस तरह का रिंग है, तो रिंग का हर एक पॉइंट जो है, ईच एंड एवरी पॉइंट, वो पी पॉइंट से हमेशा आर डिस्टेंस पे ही रहेगा। थोड़ा इमेजिन करके देखो, दिस इज अ रिंग, रिंग का कोई भी पॉइंट लो तो पी पॉइंट से उसका हमेशा डिस्टेंस स्मॉल आर ही होगा, इसलिए स्मॉल आर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो स्मॉल आर इज ऑल्सो कांस्टेंट, इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दें। अब डीएल का इंटीग्रेशन चाहिए, तो डीएल का इंटीग्रेशन मतलब डीएल था क्या, तो इस पूरे लूप का एक छोटा सा सेगमेंट था, तो छोटे से सेगमेंट इंटीग्रेट करने का मतलब हर एक छोटे छोटे एलिमेंट को ऐड कर देना, तो क्या बन जाएगा, वो पूरा रिंग बन जाएगा। ये छोटा एलिमेंट, फिर ये सबको ऐड, इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, ऐड कर रहे हो तुम, तो पूरा जब ऐड करोगे तो टोटल लेंथ हो जाएगा, और टोटल लेंथ मतलब क्या, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये कितने हो जाएंगे, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल कितने हो जाएंगे, डीएल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो वैल्यू पुट कर दे रहे हैं सर, कितने हो जाएंगे ये, म्यू नॉट आई, ऊपर क्या है, कैपिटल आर, अपॉन व्हाट इज दैट, 4 पाई स्मॉल आर क्यूब। अच्छा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इसको हटा के क्या लिखना है आपको, इंटीग्रेशन मतलब समेशन, टोटल लेंथ हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर होगा, क्योंकि रेडियस कितने हैं, कैपिटल आर। ओके, 2 पाई और 4 पाई को कैंसिल कर दो, तो फाइनल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितने आ जाएंगे, दैट विल बी म्यू नॉट और क्या, आई आर इंटू आर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4 पाई, 2 पाई कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 2, और नीचे बचेगा केवल आर क्यूब। बट व्हाट इज आर, राइट एंगल ट्रायंगल, फिर से देखो आर की वैल्यू आप क्या लिखोगे, ये है कैपिटल आर और ये है एक्स, तो बताओ आर क्या लिखोगे, तो आर इक्वल टू हो जाएगा सर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, होगा क्या। तो इस स्मॉल आर को हटा के आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, और यहाँ पे पहले से 3 है, रूट का मतलब होता है 1/2, तो पावर कितने हो जाएंगे, 3/2 हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्यूब था तो क्यूब, और ये रूट मतलब बाई 2। सो दिस इज द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग वायर और करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हुज रेडियस इज कैपिटल R। तो ये आ गया जनरल फार्मूला। ओके, दैट इज द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। डायरेक्शन की बात करें तो किधर डायरेक्शन है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, है क्या। ऑब्वियसली यदि लूप इस तरह से है, करंट का डायरेक्शन इस तरह से, ओके इस तरह से, तो फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये इस तरह से है, तो फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में है। तो यदि आपको डायरेक्शन देखना है इस केस में, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, सपोज दिस इज द करंट कैरिंग लूप, सो व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, है क्या, इस डायरेक्शन में हमारा फील्ड है, इधर भी और उधर भी। ओके, तो वेक्टर हमेशा इस तरह से होता है। ये थोड़ा अपोज मतलब डिफरेंट है। यदि इलेक्ट्रोस्टैट में आपने देखा होगा, तो यदि एक रिंग है, रिंग के ऊपर यदि चार्ज है, तो उसके वजह से रिंग, मान लो ये पूरा रिंग है, रिंग में यदि चार्ज है तो उसके वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाता था, बट मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होता है, क्योंकि इस फार्मूले से यदि आपसे पूछा जाए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 नहीं होगा, क्योंकि सेंटर के लिए x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, दिस इज नथिंग बट द x डिस्टेंस। ओके, तो x की वैल्यू यदि 0 कर दोगे तो p पॉइंट कहाँ आ जाएगा, सेंटर पे। तो व्हाट इज द फील्ड एट सेंटर, तो हम बोल सकते हैं एट सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड की क्या करेंगे सर, x की वैल्यू 0 कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो b एट द सेंटर, x की वैल्यू जस्ट 0 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो गया, आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 और 2 कैंसिल, तो नीचे हो जाएगा आर क्यूब, और ऊपर है क्या, आर स्क्वायर, तो आर क्यूब और आर स्क्वायर कैंसिल होकर नीचे आर बचेगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। डायरेक्शन कुछ इस तरह का है। बट यदि डायरेक्शन आपसे पूछा जाए कि ये तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतना है, या सेंट्रल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फार्मूला ये है, बट यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो वो निकालना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, या पॉसिबल है तो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन आएगा, क्योंकि इस पॉइंट के लिए कोई सिमेट्री फॉलो नहीं होगा।
उसी तरह इस पॉइंट के लिए भी नहीं, यहाँ के लिए भी नहीं, बट डायग्राम से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्राम वाइज वी कैन रिप्रेजेंट व्हाट विल बी द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस सिचुएशन। आपसे यदि बोला जाए सेंटर के ऊपर थोड़ा जाके डायग्राम ड्रॉ करो तो डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। ओके, दिस विल बी द डायग्राम। उसी तरह यदि नीचे बोला तो डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। ओके, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा। और ऊपर गए, देखिए हमने क्या कर दिया, बेसिकली क्लोज्ड लूप बना दिया। क्यों क्लोज्ड लूप बना दिया? क्योंकि ऊपर जाने से हमारा अभी जो जितना ज़्यादा हम ऊपर जा रहे हैं, देखो रेडियस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लूप, यानी ये इधर फील्ड गया, ये इधर गया, तो ये भी एक क्लोज्ड लूप है, बट इसका रेडियस बहुत ज़्यादा होगा। इसके वजह से भी बनेगा, बट रेडियस इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का लूप का रेडियस क्या होगा, कम होते जाएगा। तो यहाँ क्लोज्ड लूप बनेगा और यहाँ भी क्लोज्ड लूप इस तरह से बनेगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम कुछ इस तरह का। ओके, और ये डायग्राम ऑब्वियस है। कैसे सर? राइट हैंड थंब रूल से आप बता सकते हो डायग्राम। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, सॉरी करंट का डायरेक्शन ये है, तो फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट का डायरेक्शन यदि इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर आएगा। तो ये हो गया जनरल फार्मूला, और सेंटर पे फील्ड आ गया μ0I/2r। इससे रिलेटेड बहुत सारे हम न्यूमेरिकल्स अभी करेंगे, बट डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। साथ ही साथ यदि मैग्नेटिक फील्ड का जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते जा रहे हैं। ओके, ऑब्वियसली द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू बढ़ रहा है। तो यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, तो डिनोमिनेटर मिनिमम, तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर मिनिमम मतलब x की मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा सर। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप इज मैक्सिमम एट द सेंटर। यानी सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है μ0I/2r, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। बट जैसे जैसे x बढ़ेगा डिनोमिनेटर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर बढ़ेंगे, आइदर आगे या फिर पीछे, बट ऑन द एक्सिस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होते जाएंगे, कम होते जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड यदि कम हो रहा है तो व्हाट इज द ग्राफिकल वेरिएशन, ग्राफ कैसा दिखेगा, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। तो वो बेसिकली देखते हैं कि इसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ अपन को कैसा दिखेगा। ओके, तो ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस विद द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, यानी हम बोल सकते हैं b वर्सेस x को प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो डायग्राम कैसा दिखेगा सर, उसको थोड़ा हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो जनरल फार्मूला आपका क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट p ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, और करंट कितना है सर, I। जनरल फार्मूला हमारा आ गया μ0I/r² होल अपॉन 2 इंटू r² प्लस x², पावर कितना, 3/2। तो दिस इज द जनरल फार्मूला। अब इसका यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ क्या, b यानी मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस व्हाट, डिस्टेंस ऑन द एक्सिस दैट इज x, इसका हम ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं। ओके, तो ग्राफ कैसा दिखेगा, तो y एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं और x एक्सिस पे डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं, सो दिस इज बेसिकली आवर सेंटर पॉइंट, और y एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब भी इक्वेशन कुछ इस तरह से आए, इक्वेशन कहने का मतलब है यहाँ पर आपको यदि बोला जाए y एज अ फंक्शन ऑफ कुछ भी x नीचे है, तो ऐसे ग्राफ जो होता है, या x का पावर कुछ भी हो इस तरह का, या नीचे जो ब्रैकेट दिखता है यदि उसमें एक वेरिएबल आ जाए, तो एक वेरिएबल नीचे है और उसका कुछ पावर है और एक वेरिएबल इधर है, तो y एक्सिस पे हमारा b है और x एक्सिस पे डिस्टेंस है। इस तरह के ग्राफ जो होते हैं जनरली इसको बोलते हैं बेल शेप कर्व्ड, बेल शेप मतलब घंटा। ओके, इस तरह का ग्राफ होता है कुछ, तो यहाँ भी ग्राफ वैसा ही होगा, बट ग्राफ में थोड़ा सा हम चेंजेस करके कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ओके, सो दिस इज द ग्राफ, ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस, इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। इस ग्राफ में यदि आप थोड़ा देखें तो हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है। इन दोनों में क्या आपको डिफरेंस दिख रहे हैं, द डिफरेंस इज दैट कुछ देर तक मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेंटर के आजू बाजू, सेंटर से थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे यदि जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और उसके बाद फिर वेरिएशन जो है बेल शेप कर्व, यानी कुछ इस तरह का वेरिएशन होगा। x की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा यानी इन्फानाइट हो जाएगा, सो दिस कर्व विल बिकम पैरेलल टू द x एक्सिस, तो x की वैल्यू इन्फिनिटी, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी मीन्स b की वैल्यू हो जाएगा 0।
तो कर्व टेंड टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा फ्लैट होगा। फ्लैट क्यों होगा? क्योंकि इसमें यदि आपने एक स्पेशल केसेस डाला, क्या केस बोल रहे हैं? केस बोल रहे हैं इफ़ एक्स इज मच मच लेस देन आर, यानी कहने का मतलब है कि सेंटर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हम नहीं गए, या जो डिस्टेंस है एक्स की वैल्यू, या इफ़ दिस इज द रिंग देन फ्रॉम द सेंटर वी आर नॉट मूविंग टू फार, यानी ये रेडियस यदि है तो रेडियस के कंपैरिजन में जो एक्स की वैल्यू बहुत ही कम है, यानी समवेयर यहाँ पे गए। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स जो है वो आर पे बेसिकली डिपेंडेंट है कि एक्स इज मच मच लेस देन आर। आर मान लो किलोमीटर में और एक्स मीटर में, तो x बहुत ही कम हो जाएगा किससे? रेडियस से। इन दैट सिचुएशन वी नीड टू कंसिडर दिस अप्रॉक्सीमेशन। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम बोलें, यदि r बहुत ही ज़्यादा है, r बहुत ही ज़्यादा है किससे? x से, तो r स्क्वायर बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह x बहुत ही कम है तो उसका स्क्वायर बहुत बहुत कम हो जाएगा। क्यों? यदि 1/2 का स्क्वायर आपको बोला जाए दैट इज़ 1/4, इसका मतलब बहुत ही छोटे क्वांटिटी का स्क्वायर करने से वो और भी छोटा हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बहुत ही कम हो जाएगा। तो आर स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। एक्स स्क्वायर विल बिकम एक्स इज मच मच लेस, तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर यदि 0 हो गया तो ये बच जाएगा आर स्क्वायर का पावर 3/2, यानी कितने हो जाएंगे? 2 और 2 कैंसिल, यानी आर क्यूब। तो ऊपर आर स्क्वायर और नीचे आर क्यूब। फाइनल वैल्यू आ जाएगा कितना? बी, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? म्यू नॉट आई बाई क्या? दैट विल बी 2r। और यही वैल्यू आया था सेंटर पे, यानी बेसिकली सेंटर पे जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होता है। अभी अभी हमने लिखा था सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखा था, यही फार्मूला लिखा था हमने, म्यू नॉट आई बाई 2r। और ये वैल्यू भी क्या है? सेम आ रहा है। इसका मतलब सेंटर पे बोलो, सेंटर पे, ये सेंटर से थोड़ा सा आगे या फिर थोड़ा सा पीछे जाओ तो वैल्यू में चेंजेस नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा कर्व क्या रहेगा? फ्लैट रहेगा। क्लियर है? और उसके बाद जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होते जाएंगे? कम होते जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो हम बोल सकते हैं कि एट द विसिनिटी ऑफ द सेंटर, विसिनिटी मीन्स जस्ट बिसाइड द सेंटर, सेंटर के बहुत ही क्लोज यदि देखेंगे किसी भी पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेंटर पे जितना होता है उतना ही एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है? सो दैट इज द कंक्लूजन। तो ये हमारा हो गया ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस इन द केस ऑफ करंट कैरिंग लूप। ओके, ये फार्मूले अपन को याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से जो सेंटर वाला फार्मूला है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया सर? एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कितना आया? एट, सेम फार्मूला आया, एट सेंटर ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड आया बी सी, सी बोले तो सेंटर, दैट इज म्यू नॉट आई बाई हाउ मच? 2r, यानी केवल और केवल रेडियस पे डिपेंडेंट है। और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई 2r। थोड़ा ध्यान से देखो तो 2 पाई नहीं है, 2 पाई यदि रहता तो किसका फार्मूला हो जाता? लास्ट केस में हमने बताया था वी हैव सेमी इनफाइनाइट वायर, ऊपर बहुत ज़्यादा लेंथ है और इसके एंड पॉइंट पे यदि कोई p पॉइंट है एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू हाउ मच? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। ये आया था मेरा फार्मूला। क्लियर है क्या? सॉरी, ये आया था एंड पॉइंट पे 4 पाई r। तो इस तरह से, और मिड पॉइंट पे यानी पूरा इनफाइनाइट यदि है तो ये आया था कितना? 2 पाई r। यानी इनफाइनाइट वायर के मिड पॉइंट पे यदि कोई p पॉइंट है तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। और यदि आपसे बोला वी हैव अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, एक सर्कल है, सर्कुलर वायर है, उसमें यदि करंट फ्लो हो रहा है तो करंट है I, तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? ओके, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन यदि देखेंगे तो ये इस तरह से जा रहा है सर, फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, द थंब विल इंडिकेट इन द आउटसाइड डायरेक्शन बट ऑन द सेंटर, तो आउटसाइड मतलब डॉट। सो दिस इज द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एंड व्हाट इज द फार्मूला? म्यू नॉट आई बाई 2r। इन दोनों फार्मूले में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? द डिफरेंस इज दैट in case of circular current carrying loop the direction of the magnetic field is outside at the center और वैल्यू होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। बट यदि इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है यानी स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और आपको बोला एक p पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल R, इन दैट सिचुएशन द मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। तो जनरली इन दोनों फार्मूले में कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे है पाई और यहाँ पे पाई नहीं है, यहाँ पे है 2r और यहाँ पे है 2 पाई r। ये डिफरेंस हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कन्फ्यूज़न जनरली इसी केस में आता है।
तो हमको बेसिकली ये याद रखना है, इफ वी हैव अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर whose radius is capital R, then the magnetic field at the center that is equal to mu naught I by 2R। और साथ ही साथ ये भी याद रखेंगे कि उस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर से यदि x पॉइंट यानी p पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यानी सेंटर के बहुत ही क्लोज है, तब भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा। और यही कारण है कि सेंटर के आसपास ये कर्व क्या रहेगा, ऑलमोस्ट फ्लैट कर्व रहेंगे। सो दिस इज द सिचुएशन। नाउ विल डील विद सम न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस हैं। दिस इज द जनरल फार्मूला एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। क्लियर है? तो इन दोनों फार्मूले से रिलेटेड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बट अभी तक हमने जो भी फार्मूला आपको बताया दैट इज ओनली फॉर द सिंगल टर्न ऑफ वायर। बट कई बार कन्फ्यूज करने के लिए आपको बोलेगा वी हैव n नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर, यानी क्वेश्चन कुछ ऐसा है। सपोज आपको बोला है कि वायर को हम सिंगल टर्न में नहीं रखें, जैसे ये है वायर और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं I। सो दिस इज द सिंगल टर्न ऑफ द वायर, यानी एक ही वायर को हमने इस तरह से लपेटा हुआ इस तरह से, ओके। बट इसी में यदि मान लो एक बार और वायर डाल दिया, फिर डाल दिया, फिर डाल दिया, तो n नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर हो गया। इफ n इज द सपोज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, यानी इतना नंबर, मान लो दो बार डाल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे डबल हो जाएगा। तो सबसे पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन किधर होगा सर? तो फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली ये इंटरचेंजेबल है। यदि थंब मैग्नेटिक फील्ड है तो फिंगर करंट रिप्रेजेंट करेगा, और यदि फिंगर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, इंटरचेंजेबल है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द कर्ल दैट इज द फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑब्वियसली द थंब विल गो इनसाइड, अंदर जाएगा। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्रॉस, क्रॉस मतलब अंदर। कितना होगा सर? तो सिंगल टर्न यदि है तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला एट द सेंटर आपको पता है, म्यू नॉट I बाई 2R, नॉट 2 पाई R, दिस इज 2R। बट यदि बोला कि नंबर ऑफ टर्न ऑफ द वायर जो है वो n है, यानी एक बार नहीं है वायर, n नंबर ऑफ टाइम्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो था उसको क्या करना है, हमको n से मल्टीप्लाई कर देना है, तो n नंबर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी यदि ये सिंगल टर्न ऑफ वायर है तो ये फार्मूला है, और यदि n नंबर ऑफ टर्न ऑफ वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये चीज़ हम याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड यानी इन दोनों फार्मूले से रिलेटेड क्या क्या न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, दैट विल सी। तो एक एक करके न्यूमेरिकल लेते हैं। सिंपल सिंपल सा न्यूमेरिकल लेंगे सर। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर वायर। यानी सिचुएशन कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन है फाइंड नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, और डायग्राम कुछ इस तरह का दिया हुआ है। वी हैव अ सेमी सर्कुलर लूप ऑफ वायर, इस तरह से सेमी सर्कल है। इधर से करंट आ रहा है कितना, I, इधर से भी करंट जाएगा कितना, I। वी हैव ओनली सिंगल वायर, सो द करंट विल रिमेन सेम, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द लूप। दिस इज द सेमी सर्कुलर लूप, आधा सर्कल है, एंड द रेडियस ऑफ द लूप दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, दैट इज कैपिटल R। सो व्हाट इज द नेट फील्ड और द टोटल फील्ड एट द सेंटर, सी दैट वी नीड टू फाइंड। क्या होगा सर, वैल्यू क्या होगा? तो ऑब्वियसली हमने आपको बताया था कि यदि कोई भी वायर है तो इस वायर के एक्सिस पे, इस वायर के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, यानी इस एक्सिस के ऊपर कहीं भी आप पॉइंट ले लो, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। ओके, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, बट इसके एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट ले लिया, एक्सिस मतलब वही लाइन जिस लाइन के ऊपर वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इन दैट लाइन इच एंड एवरी पॉइंट विल हैव मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो। वही सिचुएशन यहाँ पे है। ध्यान से देखो तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में 3 वायर है या 3 कॉन्फ़िगरेशन है। पहला है ये वायर, दूसरा है सेमी सर्कल, और तीसरा है ये स्ट्रेट वायर।
तो आपसे यदि बोला जाए इस वायर और इस वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा। वाई? दिस स्ट्रेट वायर एंड दिस स्ट्रेट वायर बोथ इज पासिंग थ्रू द सेंटर, या फिर बोल सकते हैं सेंटर लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ दिस स्ट्रेट वायर, यानी इस स्ट्रेट वायर के एक्सिस पे सेंटर लाई कर रहा है। तो इसके और इसके वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड होने वाला नहीं है, यानी इस स्ट्रेट वायर के वजह से और इस स्ट्रेट वायर के वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर जो है वो दोनों ही वायर के एक्सिस पे है, उस लाइन के ऊपर है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे केवल इस सेमी सर्कल की वजह से होगा। बट हमको जो फार्मूला पता है, व्हाट वी नो, यदि एक कंप्लीट सर्कल में करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा क्रॉस, और वैल्यू कितना होगा, ये होता है म्यू नॉट आई बाई कितना 2r, ये होता है। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कंप्लीट सर्कल के वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड पता है, बट आधा सर्कल के वजह से कितना होगा वो हमको पता नहीं है। आधा सर्कल की वजह से ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी आधा हो जाएगा। कुछ बाधा है क्या? नहीं सर। क्यों बाधा नहीं है? क्योंकि यदि सर्कल आधा हो गया तो इफेक्ट भी हाफ हो जाएगा, और इफेक्ट हाफ हो गया इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो पहले था, यदि आधा सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा। बट ये हाफ कैसे आया? तो हाफ आया कुछ इस तरह से, यानी ऊपर में था 90 डिग्री और नीचे था 360 डिग्री, सॉरी ऊपर है 180 डिग्री और नीचे है कितना 360 डिग्री। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ऑब्वियसली ये आएगा 1/2। यानी जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला ये है, पहले हम जनरल फार्मूला बताएंगे फिर इसका सॉल्यूशन बताएंगे। जनरल फार्मूला ये है कि इफ वी हैव अ आर्क ऑफ वायर, वी हैव अ आर्क ऑफ वायर, यानी हम बताना चाह रहे हैं आपको फार्मूला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ वायर। आर्क मतलब सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन है, तो उसके वजह से कितना होता है। तो मान लेते हैं ये कंप्लीट सर्कल है, बट अभी के लिए हमारा पूरा सर्कल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछा है। हमको बोला है वी हैव द वायर ओनली अप टू दिस पॉइंट, यानी केवल इतना सेगमेंट है वायर का, ओके, इतना सेगमेंट है, और बाकी जो है वो वायर नहीं है, अवेलेबल नहीं है। यानी केवल इतने सेगमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा, इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? एंड वी आर प्रोवाइडेड द करंट इन दिस सेगमेंट इज आई, यानी वायर का केवल इतना पोर्शन है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और ये एंगल आपको प्रोवाइडेड है, दिस एंगल इज सपोज थीटा। तो यदि पूरा सर्कल रहता, सर्कल पूरे सर्कल में यदि करंट रहता या पूरा वायर रहता तो मैग्नेटिक फील्ड हमको पता था। तो पूरा सर्कल यदि रहता तो कितना एंगल होता, 360 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि जब एंगल है 360 डिग्री, यानी पूरा सर्कल में यदि वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई हाउ मच 2r, ओके, r इज द रेडियस। बट अभी के लिए एंगल कितना है, थीटा। तो हम बोल सकते हैं 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r होल इंटू 1/360। तो थीटा डिग्री में कितना हो जाएगा, तो थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो ये इतना हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ वायर ऑफ एंगल हाउ मच, थीटा। तो जनरलाइज करके यदि हम लिखना चाह रहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क एट द सेंटर हुज एंगल इज हाउ मच, थीटा, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू आर होल इंटू हाउ मच, थीटा बाई 360। तो 360 लिखो या फिर 2 पाई लिखो, मीनिंग क्या है सर, पाई मीन्स 180, पाई के टर्म में लिख रहे हैं, दैट इज थीटा बाई 2 पाई। सो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ एंगल हाउ मच, थीटा। आपसे यदि सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, इफ वी हैव अ आर्क और इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना, आई, एंड द रेडियस इज इक्वल टू सपोज ए एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो पहले डायरेक्शन देख लेते हैं, इधर है तो अंदर होगा सर, अंदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। बट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू कितना होगा, तो जनरल फार्मूला लगा दो सर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मान लो सेंटर सी है तो कितने हो जाएंगे, म्यू नॉट करंट इज आई बाय हाउ मच 2r, r कितना है यहाँ पे, रेडियस इज इक्वल टू a होल इंटू हाउ मच सर, एंगल है कितना 60 डिग्री, 60 मीन्स पाई बाई 3 अपॉन 2 पाई। तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई
12 into A, that is the net magnetic field in this situation. तो इस वायर में इतने सेगमेंट में यदि करंट है I और रेडियस ऑफ द लूप इज A, एंगल है 60 डिग्री, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इतना। तो ये जनरल फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले को यदि आप समझ पा रहे हो तो इस केस में बता दो कितना हो जाएगा एंगल। तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। थीटा इन दिस सिचुएशन इज 180 डिग्री। तो जनरल फार्मूला इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, B at C म्यू नॉट I बाई हाउ मच 2R। आप आधा बोल सकते हो कि 1/2 होगा, बट 1/2 आया कैसे, एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू है सर 180 डिग्री, या फिर पाई के टर्म में लिखो तो पाई बाई हाउ मच, दैट इज 2 पाई। तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आ गया। सो फाइनल वैल्यू इज हाउ मच, सो नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर दैट इज म्यू नॉट I बाई 2 × 2 4, पाई तो कैंसिल हो गया R, तो इतना होगा मैग्नेटिक फील्ड। सो इसके लिए हमको ये जनरल फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। ड्यू टू एन आर्क ऑफ एंगल थीटा एंड हैविंग रेडियस R, द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर दैट इज म्यू नॉट I बाई 2R होल इंटू थीटा बाई 2 पाई। और ये हम जनरली लॉजिकल वैल्यू ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसा हमने बताया आपको 360 में था टोटल मतलब म्यू नॉट I बाई 2R, तो 1 डिग्री में कितना होगा और थीटा डिग्री में कितना होगा। सो दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क ऑफ एंगल थीटा, और ये फार्मूला बताता है हम किसी भी फार्मूले को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमने जस्ट एक न्यूमेरिकल लिया और जिसमें हमने सेंटर वाला फार्मूला यूज़ किया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस बार क्वेश्चन कुछ इंटरेस्टिंग है। आपको बोला है नाउ वी हैव द सिचुएशन समवॉट डिफरेंट, अगेन वी नीड टू फाइंड, क्वेश्चन इज find net value of magnetic field at O is the center, okay, and diagram is somewhat different। तो इस तरह से आपको डायग्राम इस बार दिया हुआ है। आपको बोला है ये जो एंगल है, दिस एंगल इज अगेन 60 डिग्री एंड द करंट इज समथिंग लाइक दिस। इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है, ओके। लेट मी टेक वन मोर। तो इस तरह का कुछ डायग्राम आपको दिया हुआ है एंड वी आर प्रोवाइडेड द डिस्टेंस एज वेल। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल R, अगेन दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो कैपिटल R एंड दिस इज ऑल्सो कैपिटल R। हालांकि ये R नहीं लग रहा है, एज्यूम कर रहे हैं, ओके। सो द करेंट इन दिस सेगमेंट इज I, इधर भी आ रहा है करंट, कितना आएगा सर, I आएगा, इधर भी आएगा I, और इधर से ये करंट इधर आएगा I, ओके। एंड वी नीड टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, दिस इज आवर O पॉइंट, नेट फील्ड एट पॉइंट O। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि किस किस वायर की वजह से सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। हमने आपको ऑलरेडी बताया वो वायर जिसके एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट हो तो एक्सिस के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो आपको यदि बोला जाए कि ये वाला वायर जो दिख रहा है तो ये कहाँ से पास हो रहा है, O से पास हो रहा है, यानी O पॉइंट पे इस सेगमेंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। उसी तरह ये वाला सेगमेंट देखो, इसके वजह से भी O पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। वाई, द O इज अगेन ऑन द एक्सिस ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ द वायर। उसी तरह से इस वायर के वजह से भी O पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। वाई, क्योंकि इस वायर के एक्सिस पे है O पॉइंट। तो किसी भी वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो ऑब्वियसली द मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू आर्क ऑफ द वायर। और कितने आर्क है सर, 3 आर्क है। पहला आर्क ये मान लेते हैं, दूसरा ये वाला आर्क और तीसरा ये वाला आर्क। सो वी हैव द 3 आर्क। पहले आर्क का रेडियस कितना है, R है,
दूसरे आर्क का रेडियस कितना है, दैट इज r प्लस आर यानी 2r हो जाएगा, और तीसरे आर्क का रेडियस है 3r, बट द एंगल इज सेम फॉर ऑल द केसेस, दैट इज द 60 डिग्री, है क्या। तो हर वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे B1, B2 एंड B3, ओके। तो फर्स्ट वायर की वजह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड को लिख रहे हैं B1, वैल्यू बता दो सर कितना लिखेंगे, तो B1 वैल्यू कितना हो जाएगा, अच्छा टोटल लिख रहे हैं हम, जस्ट ऐड करना है हमको, बट डायरेक्शन के साथ ऐड करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं टोटल वैल्यू, ओके। थोड़ा शॉर्टकट सीखना पड़ेगा आपको। तो नेट वैल्यू एट O, BO लिख रहे हैं, तो क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर दैट इज B1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर B2 प्लस B3, बट इसमें हमने अभी तक डायरेक्शन नहीं लिया है, तो डायरेक्शन देखते हैं सर। तो पहले वायर की वजह से डायरेक्शन देखो किधर होगा, फर्स्ट वायर की वजह से, तो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फिंगर O पॉइंट पे अंदर जा रहा है, इन्हें पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव क्यों, क्योंकि अंदर जा रहा है, ओके। वैल्यू कितना होगा, वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, वैल्यू माइनस ले रहे हैं, माइनस क्यों लिए, क्योंकि इस वायर की वजह से अंदर है। वैल्यू कितना होगा, म्यू नॉट I/2, रेडियस कितना है, पहले आर का r है, बट इतना ही नहीं रहेगा, एंगल कितना है 60 डिग्री, तो इसको लिखना पड़ेगा π/3/2π, क्योंकि θ/2π होता है, तो 60 मतलब π/3/2π, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ B1 आ गया सर, प्लस B2 का डायरेक्शन पहले देख ले रहा है, तो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब यदि इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट तो O पॉइंट पे फिंगर किधर आएगा, बाहर आएगा, तो इसके वजह से यानी इस सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, यानी प्लस लेना पड़ेगा। तो फिर से सेम फार्मूले सर, म्यू नॉट I/2 रेडियस, बट द रेडियस इज नॉट r, दैट इज r प्लस r, यानी टोटल रेडियस सेकेंड वायर के लिए 2r हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2r, ये वूल हो सकता है। होल इंटू क्या लिखना पड़ेगा फिर से, एंगल तो वही है, दैट इज π/3/2π, तो ये आ गया B2 की वैल्यू। लास्ट वी हैव B3, तो थर्ड की वजह से डायरेक्शन देखते हैं, तो थर्ड आर्क अगेन थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो फिंगर कहाँ पे जाएगा, अंदर जाएगा, इसका मतलब माइनस में लेना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितने हो जाएंगे सर, थर्ड वायर की वजह से म्यू नॉट I/2, बट व्हाट इज द r, r इज अगेन r प्लस r, यानी थर्ड वायर के लिए रेडियस हो जाएगा 3r, ओके। इतना हो गया रेडियस, और एंगल तो वही है, दैट इज 60 डिग्री, तो फिर क्या लिखेंगे हम सर, होल इंटू π/3/2π। ध्यान से देखो तो तीनों में से बहुत कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या क्या कॉमन आ जाएंगे, म्यू नॉट I कॉमन आ गया, म्यू नॉट I, सब में 2r है, 2r सब में है, तो 2r को कॉमन ले लो, ओके, 2r कॉमन ले सकते हैं। इसको यदि कैंसिल करोगे तो पाई और पाई कैंसिल होगा, यहाँ आएगा 3/2, इधर आ जाएंगे फिर से 3/2, तो ये भी कॉमन है, तो यहाँ से बोल सकते हैं ये 2 नीचे आ गया तो 1/6 कॉमन आ जाएगा, और ये बन जाएगा 12, ओके। तो फाइनली क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा -1, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, इसका मतलब +1/2, और इधर बचेगा आपका -1/3, ओके। दैट इज द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, यानी BO। अब जस्ट इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये फाइनल वैल्यू आ जाएंगे म्यू नॉट I/12r, और ये आ जाएगा कितना, -½ और -1/3, दैट इज -5/4, कितना सर, ये कैलकुलेट कर लोगे ना सिंपल, ये कैलकुलेशन तो केजी क्लास में आपने देखा होगा, -½ -1/3, तो यहाँ से एलसीएम ले लेना है आपको, 6, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, तो -5/6। तो फाइनल वैल्यू यदि हम लिखें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, दैट विल बी -5/6, और पहले से 12 है, तो 12 × 6 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 72, ओके। So this is the net value of magnetic field at the center, that is -5/72 म्यू नॉट I/72r, ये वैल्यू आया। अब इस वैल्यू को देख के थोड़ा ध्यान से बताओ, वैल्यू इज नेगेटिव, यानी जो फाइनल वैल्यू आया नेगेटिव आया, और नेगेटिव मतलब हमने कंसिडर किया था इनसाइड, यानी जो इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O है, दैट इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड मतलब अंदर के तरफ है, तो ये वैल्यू इतना है, और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल कॉन्फ़िगरेशन एट द पॉइंट O, दैट इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन। तो ये पूरा कहानी आपको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ वी हैव द डिफरेंट एग्जाम्पल, और अभी तक सिंगल वायर था, अब हमारे पास 2 लूप हैं, और आपसे बोला है फिर से
find the net value of magnetic field at O. Same question, but the configuration is different. आपको बोला है we have this is one of the configuration. इस तरह से एक लूप ऑफ वायर है और दूसरा लूप कुछ इस तरह का है, यानी बेसिकली दो सर्कल है, एक ये सर्कल है और दूसरा ये सर्कल है. दिस इज द सर्कल, इस तरह का है, यानी दो सर्कुलर लूप है और दोनों का रेडियस आर है एंड दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ओ. पहले में करंट इधर फ्लो कर रहा है, दैट इज द करंट I1, और दूसरे में करंट इधर फ्लो कर रहा है, दैट इज द करंट I2, और दिस इज द ओ पॉइंट. तो ओ पॉइंट पे नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड करना है. तो इस बार दो वायर के वजह से और दोनों के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो दोनों ही वायर के वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं. तो पहले वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसको B1 लिख रहे हैं. तो ऑब्वियसली पहले वायर के सेंटर पे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड. तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता ही है कितना होता है, म्यू नॉट I, बट I कितना है सर, पहले वायर में I1 है बाई 2R. R इज द रेडियस फॉर द बोथ द वायर. बोथ लूप के लिए, दोनों ही लूप के लिए रेडियस कितना है हमारा, R है. तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2R. बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B1. तो B1 का यदि डायरेक्शन आपसे पूछा जाए इस कॉन्फ़िगरेशन से, तो ये लूप कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल लूप है. तो यदि हम फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑब्वियसली द थंब विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो पहले की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ओ पॉइंट पे, वो किधर होगा, ऊपर होगा, इस तरह से होगा. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ B1. ओके, समझ में आ गया. सेकंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट इज B2. वैल्यू बता दीजिए सेम, क्योंकि फिर से सेकंड के सेंटर पे पूछ रहा है, तो वैल्यू तो वही रहेगा. म्यू नॉट करंट डिफरेंट है यानी I2 बाई 2, रेडियस इज सेम दैट इज R. बट B2 का डायरेक्शन क्या होगा, तो लूप कुछ इस तरह से, यानी ये वाला जो सेगमेंट है दिस इज अप द प्लेन. तो ये करंट कुछ इस तरह से जा रहा है, क्लियर है. इस पॉइंट पे करंट किधर जा रहा है, अंदर. तो इस तरह से, तो यदि ऐसे है करंट, तो यहाँ पे बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा. ऑब्वियसली द थंब इंडिकेट्स, द कर्ल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो थंब किधर होगा, इधर होगा. तो ऑब्वियसली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B2. और दोनों ही 90 डिग्री पे, दोनों वेक्टर, यानी B1 वेक्टर ऊपर है और B2 वेक्टर इधर है, और दो वेक्टर 90 डिग्री पे है. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O वेक्टर समेशन होगा. और वेक्टर समेशन से दो वेक्टर यदि 90 पे हो, तो रिजल्टेंट आपको पता है नेट वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, और ये जो वैल्यू होगा B नेट या नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O, वो क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम होगा. तो कितना लिखेंगे सर, नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O, वेक्टर सम 90 डिग्री पे है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर. दो वेक्टर यदि 90 पे हो, तो जस्ट दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे. तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं. पहला वैल्यू कितना है, म्यू नॉट I1 बाई 2R का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा है कितना, म्यू नॉट I2 बाई 2R का होल स्क्वायर. ओके, कॉमन क्या आ जाएगा सर, तो कॉमन है म्यू नॉट बाई 2R. अंदर क्या बचेगा, केवल I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, एंड दैट इज द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और डायरेक्शन आपको यहाँ से दिख रहा है. ओके, तो फाइनल फार्मूला ये आ जाएगा, नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट डायरेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द सेगमेंट. जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं. इस बार जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी तक हमने जितना भी एग्जाम्पल लिया उसमें केवल सर्कल के वजह से या सर्कल के सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फार्मूला हमने यूज़ किया. बट अब जो हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं उसमें हम दोनों कंबाइन कर रहे हैं. दोनों कहने का मतलब है, हम स्ट्रेट वायर पहले पढ़े थे, स्ट्रेट वायर का क्या क्या केस था वो थोड़ा देख लेते हैं. तो एक जनरल केस था, इफ वी हैव अ स्ट्रेट वायर एंड द करंट इन द स्ट्रेट वायर इज I at a perpendicular distance R, at this point P we need to find the magnetic field. ऊपर से जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज बीटा, और नीचे से जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज अल्फा. तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फार्मूला आया था क्या,
बी इक्वल टू एट दिस पॉइंट यह आया था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर होल इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दैट इज द जनरल फार्मूला। ओके, सेकेंड केस, इसका स्पेशल केसेस हमने लिया था। केस नंबर 1, वी हैव ए इनफाइनाइट वायर, ऊपर भी अप टू इन्फिनिटी जा रहा है और नीचे भी अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, एंड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर एट दिस पी पॉइंट वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। सो पी पॉइंट इज एट द मिड पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट वायर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला यानी अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 90 रख देना है, तो 90 90 यानी 1 + 1 2, और उसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। ये जनरल केस आया था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर। और थर्ड केसेस हमने लिया था, और सेकंड केस बोल सकते हैं हमने स्पेशल केसेस लिया था, जिसमें बोला था सेमी इनफाइनाइट है, यानी नीचे का पोर्शन नहीं है, केवल ऊपर का, यानी ऊपर तक है इन्फिनिटी तक, और एंड पॉइंट यानी एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे इस पी पॉइंट पे निकालना है, और डिस्टेंस है आर, तो इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। और वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस बार अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 90, तो ये 0 और ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आया था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। सो दिस इज द जनरल केस। ये 3 केसेस अपन को याद रखना पड़ेगा। दिस इज द जनरल फार्मूला, दिस इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द इनफाइनाइट वायर, एंड दिस इज एट द एंड पॉइंट और वन एंड ऑफ द इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट वायर। तो इस दोनों केसेस में से कोई एक केस यूज करके, और साथ ही साथ अभी जो सेंटर पे बताया, यदि सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है आई, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखा जाए क्रॉस सेंटर अंदर होगा, और वैल्यू कितना होगा, इस केस में होगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। दोनों में, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 2 आर है और यहाँ पे 2 पाई आर है। ओके, सर्कल और स्ट्रेट वायर को कंबाइन करके एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, और उसकी वजह से क्या टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट विल सी। ओके, तो ये सारे केसेस आपको बार बार बेसिकली रिवाइज करते रहने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली टैकल कर सकते हो। सो लेट अस टेक न्यूमेरिकल कंबाइनिंग द स्ट्रेट वायर एज वेल एज द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। फिर से सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। कॉन्फिगरेशन इज समवॉट लाइक दिस, ये इस तरह का है। वी हैव 2 इनफाइनाइट वायर, और दोनों को ज्वाइन करने के लिए ये इस तरह का सर्कल है, सेमी सर्कल है बेसिकली। ओके, सो दिस इज द सेमी सर्कल, ये आ गया। ओके, और ये अप टू इन्फिनिटी है, दिस इज अप टू इन्फिनिटी, इस तरह से। तो इसमें करंट इधर से फ्लो किया कितना, आई, ऑब्वियसली इसमें भी करंट फ्लो होगा आई, और इधर से करंट भी गया कितना, आई, एंड दिस इज आवर सेंटर, ये सेंटर है, ओ पॉइंट है। सो एट पॉइंट ओ वी नीड टू फाइंड द नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन। तो इस बार थोड़ा ध्यान से यदि देखो तो 3 सेगमेंट हो गए। ओ पॉइंट पे यदि आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो टोटल कितने सेगमेंट है, 3। पहला है ये वाला सेगमेंट। ओके, तो आप नाम भी दे सकते हो, मान लो ये ए बी सेगमेंट है। तो इनफाइनाइट वायर है कि सेमी इनफाइनाइट है, तो ओ पॉइंट के लिए ध्यान से देखो तो ए बी इज अ सेमी इनफाइनाइट वायर। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है और इसके एंड पॉइंट यहाँ पर है हमारा ओ पॉइंट, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर का केस आ गया। तो यदि आपसे बोला ए बी के वजह से ओ पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो बी ड्यू टू वायर ए बी कितने हो जाएंगे, तो सेमी इनफाइनाइट वायर के एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, हमने अभी बताया 4 पाई आर होता है। तो वैल्यू लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू रेडियस, तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएंगे। ओके, इतना हो गया वैल्यू। तो ये हो गया ए बी वायर के वजह से म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। बट व्हाट इज द डायरेक्शन सर, तो इसकी वजह से यदि डायरेक्शन देखें, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ओ पॉइंट पे फिंगर अंदर जा रहा है यानी क्रॉस होगा, यानी फर्स्ट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन। ओके, नाउ लेट अस टेक द बी सी डी बोल सकते हो या केवल बोल सकते हो बी सी वायर। ओके, सर्कल है, कैसा सर्कल है सर, सेमी सर्कल। तो आधा सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको ऑलरेडी पता है हाफ हो जाएंगे, तो ये जो केसेस है ये सेमी सर्कल का केस आ गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ऑब्वियसली आपको पता है बी ड्यू टू वायर क्या, बी सी कितने हो जाएंगे, सेमी पूरे सर्कल की वजह से कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर होता है।
तो होल इंटू क्या करना है आपको, टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180/360 यानी 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, ये 4r हो जाएंगे। बट व्हाट इज द डायरेक्शन सर, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगेन द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, द फिंगर विल गो इनसाइड। तो यहाँ पर भी इसके वजह से यानी सेमी सर्कल के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अंदर है। नाउ लेट अस टेक द वायर CD। तो CD के वजह से भी थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये क्या हो गया, सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, और ये है हमारा O पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी 1 इंड पे है। तो फिर से सेम फार्मूला अगेन, तो वायर CD के वजह से कितने हो जाएंगे, μ0I/4πr। बट व्हाट इज द डायरेक्शन सर, thumb indicates the direction of current, the finger at point O goes inside, that is cross। तो हर एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे जो है वो अंदर की तरफ है, तो ऑब्वियसली सबको ऐड करना पड़ेगा। तो सारे मैग्नेटिक फील्ड को आप ऐड कर दो, तो क्या निकल जाएगा, नेट फील्ड एट पॉइंट O that is B due to AB, B due to BC and B due to CD। जस्ट ऐड करना है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं, सबको जब ऐड करेंगे तो बहुत कुछ कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन दिख रहा है सर आपको, μ0I/what, μ0I/r और 4 कॉमन है, तो 4r कॉमन आ गए। ऑब्वियसली पहले में क्या बचेगा, 1/π बचेंगे, दूसरे में क्या बचेंगे, पूरा कॉमन ले लिए 1 बचेंगे, और नेक्स्ट थर्ड में भी 1/π बचेगा। सो दिस इज द सिचुएशन। फाइनल कैलकुलेशन कर लेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, μ0I/4r होल इंटू ये कितने हो जाएंगे, यदि ऐड करेंगे तो 1/π यानी 1 + 2/π। आप ऐसे भी रख सकते हो, LCM भी ले सकते हो, तो ये आ गया, या फिर कैलकुलेट कर सकते हो 3.14 पाई की वैल्यू पुट करके। बट द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन सब इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी किधर होगा, क्रॉस, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ होगा, इनसाइड। क्लियर है। सो दिस इज द होल सिचुएशन रिलेटेड टू द कॉन्फ़िगरेशन विच हैज बोथ द फार्मूला रिलेटेड टू द सेमी सर्कल एज वेल एज द स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर या सेमी इनफाइनाइट वायर बोल सकते हैं। ओके, प्रिंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम दोनों कंबाइन करेंगे, स्ट्रेट वायर एज वेल एज द सेमी सर्कुलर और सर्कुलर लूप ऑफ वायर। ओके, सेमी सर्कल नहीं ले रहे हैं, कोई जनरल केसेस लेते हैं। तो सिचुएशन आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सपोज ये इस तरह का एक सर्कल है, नहीं है एज्यूम कर रहे हैं। ओके, इस तरह का एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर, और यहाँ पे आपको बोला है कि इतना पोर्शन स्ट्रेट लाइन है और बाकी का पोर्शन क्या है, सर्कल है। द करेंट इज इन द वायर दैट इज आई। ओके, तो ऑब्वियसली सर्कल का सेंटर समवेयर इधर होगा। आपसे बोला है कि दिस एंगल बाय द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द सेंटर एंड दिस टोटल एंगल इज 120 डिग्री। ये टोटल एंगल कितना है, 120 डिग्री। ओके, तो आपसे बोला है व्हाट इज द टोटल फील्ड एट पॉइंट O, यानी इसमें दो चीज़ इन्वॉल्व है, एक स्ट्रेट वायर एज वेल एज द सेमी सर्कल, सॉरी सर सेमी सर्कल नहीं, पार्ट ऑफ द सर्कल बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O कितना होगा, दैट वी नीड टू फाइंड। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली यहाँ पर दो वायर के वजह से, ओके, आप ऐसे बोल सकते हो एक इसके वजह से है और एक इसके वजह से। कॉन्फ़िगरेशन ऐसा भी हो सकता है, या इस कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा चेंज करके भी दे सकते हैं कि आपको बोला ये नहीं बोल के बोल रहा है इस तरह से होगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे। दोनों केसेस सेम है बट समझने के लिए हम थोड़ा अलग अलग ले रहे हैं। आपको बोल सकता है ये ऐसा है और इतने पोर्शन में हमने हटा के इधर रख दिया, तो इनवर्ड और आउटवर्ड का थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, बट इफेक्ट ओवरऑल इफेक्ट सेम रहेगा। तो दिस इज द स्ट्रेट वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और फिर से इधर करंट फ्लो कर रहा है कितना, आई। सेंटर समवेयर इधर है, सेम कॉन्फ़िगरेशन। ओके, जस्ट हमने मिरर इमेज टाइप का कुछ लिया।
और ये एंगल आपका कितना है, दिस एंगल इज 120 डिग्री। Obviously the radius of the circle is r. At the point O, that is at the center, we need to find the net value of magnetic field due to given configuration. तो यहाँ पे फिर से स्ट्रेट वायर भी लेना पड़ेगा और लूप के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा। तो स्ट्रेट वायर को हम बोल रहे हैं 1 और जो लूप ऑफ वायर है इसको बोल रहे हैं हम 2। तो व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O? तो दोनों की वजह से जस्ट निकालेंगे। डायरेक्शन यदि देखते हैं कि ऐड करना है कि सबट्रैक्ट, तो इसके वजह से यदि देखेंगे तो O पॉइंट पे अंदर है और इसके वजह से यदि देखेंगे वो भी अंदर है। इसका मतलब डायरेक्शन का कोई झमेला नहीं है, जस्ट B1 B2 निकालना है, डायरेक्शन सेम है, इनवर्ड ऐड कर देंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O निकल जाएगा। ओके, बट पहले आता है स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर का कॉन्फ़िगरेशन यदि देखें, सो दिस इज द रेडियस r। तो ऑब्वियसली स्ट्रेट वायर से सबसे पहला काम है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 60 होगा और नीचे भी क्या होगा 60। तो ऑब्वियसली अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू यहाँ पे कितना है 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये r है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा r cos 60, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या। तो इसमें जनरल फार्मूला लगाना पड़ेगा। जनरल फार्मूला मतलब स्ट्रेट वायर करंट फ्लो हो रहा है I एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, ऊपर का एंगल है बीटा, नीचे का एंगल है अल्फा। तो अल्फा बीटा दोनों यहाँ पे 60 डिग्री है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो r नहीं होके r cos 60 हो जाएगा। ओके, तो B1 की वैल्यू लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो जनरल फार्मूला हमारा क्या है, म्यू नॉट I बाई 4 पाई r होल इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दैट इज द जनरल फार्मूला। ओके, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहला काम है r को सब्स्टिट्यूट करना। तो r की वैल्यू यहाँ पे r नहीं है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, r cos 60 हो जाएंगे। तो r की जगह पे आपको क्या लिखना है, r cos 60। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, म्यू नॉट करंट तो I रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा r cos 60 डिग्री। नाउ साइन अल्फा इज अगेन अल्फा एंड बीटा बोथ आर 60, तो साइन 60 प्लस बीटा भी क्या साइन 60। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ B1। जस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। B1 की वैल्यू कितने आ जाएंगे, ये म्यू नॉट I बाय 4 पाई r cos 60 that is root 3 by half, cos 60 is half and रूट ये हो जाएगा 1 बाई रूट 3 रूट 3 बाई 2 रूट 3 बाई 2। तो कितने हो जाएंगे साइन 60 रूट 3 बाई 2 तो होल इंटू 2 कर दे रहे हैं, 2 और 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू कितना आ गया सर, B1 की फाइनल वैल्यू आ गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये जाएगा 2 रूट 3 म्यू नॉट I बाई, ये 2 और 4 को कैंसिल कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 2 पाई r। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ B1। कैलकुलेशन ठीक है ना, साइन 60 रूट 3 बाई 2 तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और 4 कैंसिल हो गया, 2 बचा पाई इंटू r म्यू नॉट I और ऊपर बचा रूट 3। तो ये हो गया। डायरेक्शन क्या है सर, तो स्ट्रेट वायर की वजह से थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर इज इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, तो ये B1 की वैल्यू आ गया। अब बचा ये वाला सेगमेंट, तो इस सेगमेंट की वजह से कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O कितने हो जाएंगे, जस्ट वैल्यू निकाल लेना है आपको। तो टोटल आपको करंट पता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल मेजर करना है, इसका मतलब ये वाला एंगल आपको लेना है, यू नीड टू टेक दिस एंगल। ओके, तो ये 120 है, तो ऑब्वियसली बचा हुआ कितना होगा 360 माइनस 120 कितने होते हैं सर, तो ये हो जाएगा 240। हुआ क्या, 360 माइनस कितना 120, 240 डिग्री हो जाएगा ये बचा हुआ सेगमेंट। तो बता दो टोटल सर्कल, यदि B2 की वैल्यू लिख रहे हैं, टोटल सर्कल रहता तो कितना होता म्यू नॉट I बाई 2r, बट अभी कितना है 240 डिग्री है, तो 240 डिग्री बाई कितना 2 पाई मतलब 360 डिग्री लिख सकते हो, या पाई के टर्म में लिख सकते हो आप। तो यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू भी किधर आ रहा है क्रॉस, तो जस्ट ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो आप। कैलकुलेट कर लेते हैं, तो B2 की वैल्यू कितना आ जाएगा म्यू नॉट I बाई हाउ मच, ये कैंसिल होके ये बचेगा 2 और ये 3, 2 और 2 कैंसिल, तो नीचे बचेगा 3r और ये वैल्यू किधर है अंदर, तो जस्ट दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। तो नेट वैल्यू एट पॉइंट O दैट इज B नॉट B1 प्लस B2 वैल्यू पुट कर दो सर। तो पहला कितना है रूट 3 बाई 2 म्यू नॉट I बाई r, सो दिस इज रूट 3 म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। ओके, एंड द सेकेंड वन इज म्यू नॉट I बाई 3r, तो प्लस म्यू नॉट I बाई 3r। क्या कॉमन दिख रहा है, म्यू नॉट I बाई r कॉमन आ जाएंगे,
तो कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई बाई आर इज कॉमन, सो विल लेफ्ट विथ √3/2 पाई प्लस हाउ मच 1/3। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू पॉइंट में भी आप निकाल सकते हो। सो दिस इज द नेट वैल्यू एंड व्हाट इज द नेट डायरेक्शन। तो दोनों ही क्रॉस है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ है, तो नेट फील्ड एट द पॉइंट O इज इनसाइड डायरेक्शन। क्रॉस मतलब क्या है सर, इनवर्ड डायरेक्शन है क्या। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट वायर एज वेल एज द सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये पूरा कहानी था रिलेटेड टू द लूप। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।